हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है आपका एग्जाम अब आ चुका है। 13 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है CM3 एंट्रेंस का। ठीक है, जिसमें हम लगातार लाइव क्लासेस ले रहे हैं। दिन में विवेक सर लेते हैं, रात के समय में मैं लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि भाई समय कम है, तो लाइव क्लास के माध्यम से ही जो प्रैक्टिस सेट है उनको पूरी तरह करवा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस क्लास के अंदर मैंने 7th क्लास के हिंदी और इंग्लिश के जितने भी पोर्शन है उन सबको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चलिए भाई शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है, भारत शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? भारत शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है भाई, किसी भी देश के नाम के लिए जो संज्ञा इस्तेमाल होती है भाई, वो हो जाती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस बात को आप ध्यान रखें। भारत देश क्या है, कोई भी देश का नाम आ जाए, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। काल की पहचान करनी है हमें इसमें, मतलब टेंस बताना है कौन सा है। वे कल दिल्ली जाएंगे, यह वाक्य किस काल में है? भाई जाएंगे, ठीक है, अभी गए नहीं है, दिल्ली जाएंगे। तो यह किस में है भाई? प्रेजेंट में है, पास्ट में है? सर प्रेजेंट, फ्यूचर में है। ये किस में है? भविष्यति काल है ये। ठीक है, अगला है, मोहन ने राम को मारा। यहां पर इस वाक्य में को कौन सा कारक है? अगर आप को देखेंगे तो यहां पर को जो है वो कौन सा कारक है? तो जो ही भाई मैं आपको अगर बताऊं तो को यहां पर क्या है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। नेक्स्ट, सर्वनाम के प्रकार बताने हैं भाई। ठीक है, कह रहा है मैं स्वयं यह काम करूंगा। तो यहाँ पे जो स्वयं है वो क्या है? देखो, स्वयं हो गया, खुद हो गया, अपने आप हो गया, ये सारे जो होते हैं ना, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कैसे सर्वनाम होते हैं ये? निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, विशेषण की पहचान कीजिए। चार घोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं। इस वाक्य में चार क्या है? चार संख्या है भाई, तो संख्यावाचक विशेषण है ये। कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने, शुद्ध वर्तनी बतानी है कि आशीर्वाद को किस तरह लिखा जाएगा। मतलब आशीर्वाद को शुद्ध तरीके से, मतलब हिंदी में हम लिखेंगे तो किस प्रकार से आशीर्वाद लिखा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं भाई, आशीर्वाद को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला है, विलोम शब्द बताना है भाई आरंभ का। तो आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? आरंभ मतलब शुरू करना, और अंत मतलब खत्म। आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? अंत होगा। आरंभ का विलोम शब्द अंत होगा। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट आता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ये पूछ रहा है कि क्या नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि क्या है। क्या पूछ रहा है? क्या नहीं है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे इसमें। तो देखो भाई, भास्कर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, और दिनेश भी सूर्य का है, लेकिन चंद्रमा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो भाई इसका सही मीनिंग क्या होगा? बुद्धि क्या हो जाना? भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संधि विच्छेद। सदाचार का संधि विच्छेद बताना है भाई। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, हमें ये बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा भाई सदाचार का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा सदाचार का संधि विच्छेद होगा। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का गद्यांश, जिसमें वो कह रहा है, पहले जैसे मैंने हमेशा बताया है कि पहले हम गद्यांश को एक बार क्या कर लेंगे भाई, पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या नाम है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, मैं अगर आपको बताऊं तो किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई माध्यम हैं, जिनमें पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण है। पुस्तक हमें विभिन्न विषयों की जानकारी देती है, हमारी सोच को व्यापक बनाती है और हमें नए विचारों से परिचित कराती है। इसके अलावा महान व्यक्तियों के जीवन, उनके अनुभव और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी ज्ञान का अमूल्य स्रोत होते हैं। शिक्षकों का मार्गदर्शन, बड़ों का अनुभव और अपनी जिज्ञासा भी हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। मतलब हमारे अंदर सीखने की एक इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद निरंतर सीखते रहना एक आजीवन प्रक्रिया है। भाई मनुष्य जो है ना अपने जीवन में कुछ ना कुछ हर समय सीखता रहता है। ठीक, चाहे हम स्कूल में हो या जीवन के किसी भी पड़ाव पर, ज्ञान प्राप्त करने की ललक हमें हमेशा बेहतर बनाती है। अगर हमारे अंदर इच्छा है कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है तो हम बेहतर बनते चले जाते हैं। ज्ञान हमें ना केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित करता है, ठीक है, बल्कि समाज के प्रति हमारे योगदान को भी बढ़ाता है। ठीक है भाई, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही क्या नाम है व्यक्तिगत रूप से ही हमें क्या करेगा भाई विकसित करेगा, जबकि क्या करेगा साथ साथ समाज में भी हमारा योगदान क्या करेगा भाई बढ़ाएगा। ठीक है, गद्यांश के अनुसार ज्ञान क्या दूर करता है भाई? प्रकाश को दूर कर देता है, अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, केवल बोरियत करता है या केवल प्रश्न करता है? तो ज्ञान भाई अज्ञान के अंधकार को क्या कर देता है? दूर कर देता है। ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या बताया गया है? ज्ञान प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या बताया गया है? केवल शिक्षक, केवल बड़े बुजुर्ग, पुस्तकें और केवल अनुभव? भाई पुस्तकें, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या बताया गया है ज्ञान प्राप्त करने का? पुस्तकें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें अगला है पुस्तकें हमें क्या प्रदान करती हैं? केवल मनोरंजन, केवल नींद, विभिन्न विषयों की जानकारी, व्यापक सोच और नए विचार, या फिर केवल बोरियत? भाई ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न विषयों की जानकारी, व्यापक सोच और नए विचार प्राप्त करती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा स्रोत जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत नहीं है? महान व्यक्तियों के जीवन, केवल शिक्षकों का मार्गदर्शन, जिज्ञासा, महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ? ठीक है, मतलब कहां से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? भाई महान व्यक्तियों के जीवन से भी कुछ ना कुछ जानकारी हमें मिल ही सकती है, शिक्षकों का मार्गदर्शन भी जरूरी है, जिज्ञासा जरूरी है और महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी जरूरी है। ये तो चार ही अगर देखें हम तो चारों ही सही हैं। ठीक है भाई, तो ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये तो चारों ऑप्शन ठीक है भाई, इसमें आपको कोई नहीं देखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? केवल स्कूल तक सीमित है, एक आजीवन प्रक्रिया है, केवल परीक्षा तक सीमित है, केवल किताबों तक सीमित है? तो भाई मैं अगर आपको इसका आंसर बताऊं तो ज्ञान प्राप्त करना क्या है? ज्ञान प्राप्त करना एक आजीवन प्रक्रिया है। मनुष्य अपने जीवन में जीवन भर कुछ ना कुछ क्या करता रहता है? सीखता रहता है। तो ये था हमारा पहला सेट। अब हम अपने ये है हमारा 7वीं क्लास का सेट नंबर 3, इसको शुरू करते हैं। पहले में बोल रहा है संज्ञा का प्रकार बताओ। क्या कह रहा है? संज्ञा का प्रकार बताओ। ठीक है, तो पुस्तक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है हमें ये बताना है। तो भाई ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि पुस्तक किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी का नाम नहीं है, ये पूरे समूह का बोध कराती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय का विलोम शब्द क्या है भाई? जय मतलब जीतना और पराजय मतलब क्या हो जाता है भाई? हारना। ठीक है, तो जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर आप देखेंगे तो पराजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जय का विलोम शब्द? पराजय। फिर आता है लिंग परिवर्तन। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हमें बताना है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो भाई अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका। क्या होगा भाई? अध्यापिका होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वचन की पहचान कीजिए। वस्तुएं शब्द किस वचन में है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो वस्तुएं भाई बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है वस्तुएं। कैसा है? वस्तुएं बहुवचन है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मालिक नौकर से काम करवाता है। मालिक नौकर, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है? तो मैं आपको बता दूं, जब कोई काम खुद ना करके किसी और से करवाया जाता है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। मतलब सही कौन सा लिखा हुआ है भाई? हमें कौन सा चुनना है जो सही लिखा हुआ है? कवित्री, 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 इस प्रकार से लिखा हुआ है। कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो मैं आपको बताऊं इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़े, कारक की पहचान करनी है भाई। बच्चा खिलौने से खेलता है। ठीक है, तो बच्चा किससे खेल रहा है? खिलौने से। और यहाँ पर से बताना है, तो से किसके लिए यूज हो रहा है? तो ये करण कारक है, किसी चीज के माध्यम से कोई काम किया जा रहा है। खिलौने से खेल रहा है ना बच्चा,
तो खिलौने से खेल रहा है, तो ये कैसा कारक है भाई? ये कर्ण कारक है। कैसा कारक है? कर्ण कारक। इसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, हमें ये बताना है भाई। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गज होगा भाई। सुना होगा आप लोगों ने, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गज होता है। हाथी का पर्यायवाची शब्द गज होता है। इसके बाद आते हैं सर्वनाम के प्रकार। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। इस वाक्य में जो सो किस प्रकार के सर्वनाम है? मतलब जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, तो ये कैसे सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है? तो ये संबंधवाचक है भाई। ये जो और सो की वजह से रिलेशन बन रहा है इसके अंदर, ठीक है? तो ये कैसे सर्वनाम है? संबंधवाचक है। कैसे है भाई? संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों में चमक होना, बहुत प्यारा होना, आंखें सुंदर होना, आंखों से दूर होना। तो आपको पता ही है भाई, आप सब अपने घर वालों के आंखों के तारे हो, है ना? तो इसका क्या होता है? बहुत प्यारा होना। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके बाद वही हमारा गद्यांश आ जाता है इसके अंदर। तो गद्यांश की बात कर लेते हैं। आज के युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। मोबाइल फोन से रिलेटेड है भाई, आप लोग सब चलाते हैं, इस वीडियो को भी आप मोबाइल फोन पे देख रहे होंगे। तो आज के युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है जिससे हम दुनिया भर में किसी से भी तुरंत जुड़ सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन से हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं और यहां तक कि पढ़ाई भी कर सकते हैं। यह हमारे काम को बहुत आसान और तेज बनाता है। ऑब्वियस ही बात है भाई, मोबाइल फोन हमारे काम को आसान बनाता है, लेकिन मोबाइल फोन का अत्यधिक और अनुचित उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है भाई, किसी भी चीज को आप एक्सेस यूज करते हैं तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके कारण हमारी आंखों पर जोर पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है और एकाग्रता भंग हो सकती है। बच्चों के विकास पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें मोबाइल फोन का उपयोग संयम और समझदारी से करना चाहिए, ताकि हम इसके लाभ उठा सकें और इसके नुकसान से बच सकें। तो भाई मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए। क्यों? ताकि हम इसका फायदा उठा सकें, नुकसान से इसके क्या हो सके भाई? बच सकें, है ना? तो पहला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन को आज के युग में क्या कहा गया है? केवल एक खिलौना, जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, केवल मनोरंजन का साधन, संचार का विरोधी। तो भाई मोबाइल फोन आज क्या बन चुका है? आज हर व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है। एक घर में दो दो तीन तीन मोबाइल होते हैं, ठीक है? तो ये क्या बन चुका है? जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन से हम क्या, एक मिनट बच्चों, मोबाइल फोन से हम क्या नहीं, एक मिनट कहां गया, हाँ, मोबाइल फोन से हम क्या नहीं कर सकते? तुरंत जुड़ना बिल्कुल कर सकते हैं, इंटरनेट चलाना ये भी कर सकते हैं, केवल नींद लेना, जानकारी प्राप्त करना। भाई नींद थोड़ी ले सकते हैं मोबाइल फोन से, मोबाइल चलाने पे तो नींद और उड़ जाती है ना भाई? आप लोग चलाते होंगे सस्ताग्राम, है ना? तो उससे नींद और क्या हो जाती है? उड़ जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद आता है, मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग का क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है? भाई अगर ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे मोबाइल फोन को तो उसका क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है? आंखों पर जोर पड़ना, नींद की कमी और एकाग्रता का भंग होना। केवल अच्छी सेहत बनेगी, केवल बढ़ी हुई एकाग्रता होगी, केवल अधिक आराम मिलेगा जितना ज्यादा मोबाइल फोन चलाएंगे। तो भाई क्या नुकसान हो सकते हैं? आंखों पर जोर पड़ेगा बच्चों, नींद की कमी आएगी और एकाग्रता क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास पर मोबाइल फोन का क्या प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक पड़ता है, केवल अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो भाई इसमें हमारा क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों के विकास पर मोबाइल फोन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला, हमें मोबाइल फोन का उपयोग कैसे करना चाहिए? बिना सोचे समझे, लगातार, संयम और समझदारी से, केवल रात में। भाई हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल संयम और समझदारी से करना चाहिए। ठीक है भाई, संयम और समझदारी से करना चाहिए। तो ये हो गया हमारे तीसरे सेट के हिंदी के 15 क्वेश्चन खत्म। अब आएगा हमारा कौन सा सेट? चौथा सेट, सेट नंबर 4। चलिए भाई, 7th क्लास का 4th सेट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। संज्ञा का प्रकार बताना है पहले। भीड़ शब्द जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो भीड़ कैसी संज्ञा है भाई? भीड़ कैसी संज्ञा है? भीड़ समूह है भाई। ठीक है, भीड़ क्या है? समूह है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग?
इसके बाद है बच्चा हंसता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है भाई? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक है या संयुक्त क्रिया है? तो ये कैसी क्रिया है भाई? बच्चा हंसता है, ठीक है, बच्चा हंसता है, ये अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है, बच्चे का हंसना अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट आता है कारक की पहचान। पिताजी ने बेटे को पेंसिल दी, इस वाक्य में बेटे को क्या है जो दिया गया है, ये कौन सी कारक है? ठीक है, तो ये संप्रदान कारक है, कुछ प्रदान करना, देना, ठीक है भाई, तो ये कैसा कारक है? ये संप्रदान कारक है। ओके, नेक्स्ट है सर्वनाम का प्रकार। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, इस वाक्य में तुम्हारी किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है भाई, तो तुम्हारी जो है वो यहाँ पर कैसा सर्वनाम है भाई बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद विशेषण आ रहा है, विशेषण की पहचान करनी है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में कुछ कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सार्वनामिक? भाई ये संख्यावाचक है, कुछ जो है यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक है, ठीक है, कुछ क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है बच्चों। अगला है काल की पहचान करनी है। रवि पत्र लिख रहा था, ये कौन सा काल है? भूतकाल है या कैसा काल है? सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है या फिर संदिग्ध भूतकाल है? भाई अपूर्ण भूतकाल है। रवि पत्र लिख रहा था, ये नहीं ना कि उसने पत्र लिख दिया था, ऐसा तो नहीं बोला गया है, लिख रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। कैसा है? अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद है विलोम शब्द। स्वतंत्र का विलोम शब्द बताना है भाई। एक होता है गुलाम हो गया, ठीक है, परतंत्र हो गया, अधीन हो गया, या फिर क्या नाम है, दोनों, खा और गा दोनों। तो भाई स्वतंत्र का क्या बताना है? विलोम, ऑपोजिट बताना है। स्वतंत्र माने क्या होता है? आजाद होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बोलो, इसका विलोम क्या हो जाएगा भाई? इसका विलोम तो गुलाम भी हो जाएगा, परतंत्र भी हो जाएगा और अधीन भी हो जाएगा, तीनों ही हो जाएंगे स्वतंत्र का तो, ठीक है, तो ये तो फिर सारे ही सही है इसके अंदर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन का पर्यायवाची शब्द बताना है भाई। वन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वन का पर्यायवाची शब्द आपका होगा नहीं, उपवन नहीं होगा, बगीचा नहीं होगा, घर नहीं होगा। वन का पर्यायवाची शब्द होगा जंगल। मुहावरे का अर्थ बताना है भाई। लाल पीला होना, लाल पीला होने का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा होना, यानी कि क्रोधित होना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, बहुत क्रोधित होना। लाल पीला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। प्रशंसा किसमें सही लिखा हुआ है, हमें यह बताना है। ए, बी, सी और डी। तो भाई प्रशंसा जो है, आप अगर ध्यान से देखें तो पहले में सही लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये हमारे 10 क्वेश्चन व्याकरण के खत्म होते हैं। अब आ जाता है हमारा वही गद्यांश, ठीक है। अब समय के बारे में यहां पर बात हो रही है भाई। समय क्या है? समय एक अमूल्य धन है, जो एक बार हाथ से निकल जाए तो लौटकर कभी वापस नहीं आता। हमें अपने जीवन का हर पल कीमती समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वही जीवन में असफल होता है। विद्यार्थी जीवन में तो समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व? क्योंकि हमें पढ़ाई वढ़ाई करनी है भाई, चीजों को देखना है। यदि विद्यार्थी अपने समय का सही नियोजन करके अध्ययन करे तो वे निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। समय के साथ चलने वाला ही आगे बढ़ता है, लेकिन जो समय को व्यर्थ गवा देता है वह पीछे रह जाता है। आलस्य और टाल मटोल की आदतें समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए हमें इन आदतों से बचना चाहिए और हर काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए भाई, आगे बात हो रही है अब इसके आधार पर प्रश्नों की। गद्यांश के अनुसार समय क्या साधन है? सस्ता है, अमूल्य है, सामान्य है या व्यर्थ है? भाई अमूल्य धन है। गद्यांश के अनुसार समय जो है वो कैसा धन है? अमूल्य धन है। कैसा धन है भाई? अमूल्य धन है। अगला क्वेश्चन है, जीवन में सफल वही होता है जो क्या करता है भाई? केवल मौज मस्ती करे, समय को व्यर्थ गवा दे, समय की कद्र करता है, केवल काम में टाले, मतलब काम में टाल मटोल करे। तो भाई जो व्यक्ति समय की कदर करेगा वही तो जीवन में सफल होगा, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व क्यों बढ़ जाता है? बताइए भाई, क्यों बढ़ जाता है विद्यार्थी जीवन में? ताकि वे खेल सके, ताकि वे परीक्षा में सफल हो सके, ताकि वे आलसी बन सके, ताकि वे समय बर्बाद कर सके। भाई समय का जीवन इसलिए समय का महत्व इसलिए बढ़ जाता है ताकि जो विद्यार्थी है
वो परीक्षा में सफल हो सके। अब सफल कैसे होगा भाई, समय पे पढ़ाई करेगा, सारी चीजों को टाइम टू टाइम करेगा, तो फिर वो जरूर सफल होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है? कड़ी मेहनत, आलस्य और टालमटोल, समय पर काम पूरा करना, अधिक पढ़ना। तो भाई कड़ी मेहनत जो है वो समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है? नहीं। आलस्य करना और टाल मटोल करना ये समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है, समय के साथ चलने वाला ही आगे बढ़ता है। ठीक है, जो समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। इस का क्या अर्थ है? जो समय बर्बाद करता है वह आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में प्रगति करता है, जो व्यक्ति हमेशा सोता रहता है वह आगे बढ़ता है, समय स्थिर रहता है, यानी कि समय में कोई बदलाव नहीं आता। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो व्यक्ति समय का उपयोग सही उपयोग करता है वह जीवन में प्रगति करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपके साथ 7वीं क्लास के हिंदी के 15 क्वेश्चन यानी कि सेट नंबर 2, 3 एंड 4 कंप्लीटली डिस्कस किया है। आप इसको अच्छे से देखना, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।